हाँ। हेलो, 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 हेलो कर दो। हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुडा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपने 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज के अगले वीडियो में आपके समक्ष कुछ प्रश्न लेके आए हैं, जिनका 360 डिग्री एंगल से अपने सॉल्यूशन करेंगे और पेपर में देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। अगर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको 360 डिग्री विश्लेषण से अगर प्रश्न पूछते ही हमें कैसे पता चल जाए कि प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, या फिर चारों के चारों ऑप्शन कैसे से आपने पता लग सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सा एक उत्तर सही है या फिर कौन सा उत्तर सही नहीं है। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है? अपने जितने भी साथी है, जितने भी हिंदी से संबंधित तैयारी करते हैं उनको शेयर कीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन है वो भी आपके समक्ष पहुँचता रहे। चलो अपने शुरू करते हैं। इस सीरीज़ का शुरू करने का मेन उद्देश्य है कि आपके मुख्य परीक्षा अभी भर्ती आने वाली है, स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड में देखा जाए तो रीट प्री की वैकेंसी आने वाली है, रीट मेंस की भी भर्ती आने वाली है, ठीक है ना? इसके अलावा सेट का भी एग्जाम है, अभी एलडीसी का एग्जाम है, अभी बीएसटीसी का एग्जाम कंप्लीट हुआ, उसके लिए भी ये कारगर थी। हाँ, अपने इसमें क्या करेंगे कि इसमें पूरा एनालाइज करेंगे कि 360 डिग्री एंगल से मेरा ये 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज नाम रखने का उद्देश्य यही था कि पेपर में प्रश्न आते हैं तब बच्चे जल्दबाजी में या फिर हड़बड़ाहट में कई बार सोचते तो क्या है और उत्तर क्या उत्तर हो जाता है उसका, ठीक है? और प्रश्न है वो गलत कर जाते हैं। तो गलत प्रश्न न करने के उद्देश्य से ये सीरीज शुरू की गई है, ठीक है? उम्मीद है आपके लिए ये कारगर साबित होगी। एक बार सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस में लगा दीजिए इसको ताकि सारे जितने भी और भी साथी जो जुड़ना चाहते हैं वो अपने इस वीडियो में जुड़ सकते हैं, उन वो भी फायदा ले सकते हैं। अपने शुरू करते हैं। हाँ जी, आज अपने कुछ समास के प्रश्न भी लेके आए हैं। जैसे समास है तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अब पहले तो ये याद रखना, जब भी पेपर में प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न को ढंग से पढ़ना है कि मूल तौर से हाँ, द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है तो मेन तौर से तो ये याद रखना, यहाँ नई प्रश्न पूछा जाए, ठीक है ना? नई प्रश्न पूछा जाए, नई प्रश्न से संबंधित मेन ध्यान ये रखना कि जैसे द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो नहीं, या फिर द्वंद्व समास का उदाहरण है, या फिर निम्नलिखित में से द्वंद्व समास के उदाहरण छांटिए, या फिर सुमेलित छांटिए, या फिर असुमेलित छांटिए। तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है तो पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर इसमें उभय पद प्रधान होते हैं। प्रसिद्ध जोड़ियां आती है वो जो विलोम शब्द होते हैं, या फिर जो जितने भी विलोम शब्द, जितने भी प्रसिद्ध जोड़ियां, या फिर और या आदि का लोप होता है इसमें, ठीक है ना? वो द्वंद्व समास होते हैं। तो द्वंद्व समास में पूछा गया है कि उदाहरण नहीं है। पहला तो है हरिशंकर, दूसरा है कृष्णार्जुन, तीसरा है रातों रात, चौथा है 25। जब हरिशंकर का समास विग्रह करते हैं ना तो ये तो प्रसिद्ध जोड़ी है, इसका हो जाएगा हरि और शंकर, ठीक है ना? और विभक्ति का लोप पर है, प्रसिद्ध जोड़ी आ रही, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर ये कृष्णार्जुन शब्द देखें तो कृष्णार्जुन का समास विग्रह होता है कृष्ण और अर्जुन। इसमें दीर्घ स्वर संधि है भाई। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है ना? इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ये जो रातों रात शब्द है, बच्चे ज्यादातर यही कंफ्यूज करते हैं या फिर यहाँ से ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि रातों रात शब्द तो दोनों पद प्रधान होंगे, लेकिन किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए तो उसमें अव्ययीभाव समास होता है भाई। कौन सा समास होता है? तो अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है ना? और इसमें अगर देखा जाए तो अव्ययीभाव समास तो है, लेकिन इसमें इसका समास विग्रह देखा जाए तो रात ही रात में होता है इसका समास विग्रह, रात ही रात में। अब जो ये 25 शब्द है ये मूल तौर से एक संख्या है, लेकिन 25 शब्द किससे मिलकर बनता है? 5 और 20 से मिलकर बनता है। अब 5 और 20 लग रहा है ना, तो जो और विभक्ति का लोप होता है वो द्वंद्व समास में होता है। और विभक्ति का लोप, द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं, उत्तरेतर द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। उत्तरेतर द्वंद्व में और विभक्ति का लोप होता है, विकल्पक द्वंद्व में या विभक्ति का लोप होता है,
और जो समाहार द्वंद्व होता है उसमें आदि का लोप होता है। इसमें अगर देखा जाए तो द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, रातों रात नहीं है, ठीक है ना, कौन सा नहीं है, तो रातों रात नहीं है। अपने अगला पढ़ते हैं। हाँ जी, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है बहुव्रीहि समास का। अब बहुव्रीहि समास का उदाहरण से ही आपके पेपर में ध्यान हो जाना चाहिए कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण, तो बहुव्रीहि समास की विशेषता ऑटोमेटिक अपने दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि हिंदी लगभग सबने पढ़ रखी है, ठीक है, व्याकरण सबने पढ़ रखी है, लेकिन पेपर में प्रश्न आता है तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर क्या करें। तो बहुव्रीहि समास की विशेषता होती है कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है या फिर इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें जो जितनी भी उपाधियां है, ठीक है ना, या फिर जितने भी मुख्य मुख्य रूढ़ शब्द है, जो पर्यायवाची शब्द है अपने आप में, वो सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। और पूछा गया बहुव्रीहि समास का उदाहरण है नहीं है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। जैसे पंचानन है, मुखचंद्र है, पीताम्बर है, नीलकंठ है, तो ये जो पंचानन ना, इस पंचानन का अर्थ होता है शेर, ठीक है, पंचानन का अर्थ होता है शेर। पंचानन का अर्थ शेर क्यों होता है, क्योंकि शेर के 5 मुख होते हैं, इस वजह से उसको पंचानन नहीं बोलते। वैसे इसका संधि विच्छेद तो पंच प्लस में आनन है, ठीक है ना। अगर ये जैसे पंचानन शब्द देखें तो पंचानन का संधि विच्छेद हो जाएगा पंच प्लस में आनन, ठीक है ना। जिसके 5 मुख होते हैं वो पंचानन होता है। कितने मुख होते हैं, 5 मुख होते हैं, वो पंचानन होता है। लेकिन शेर को पंचानन इस वजह से बोला जाता है क्योंकि उसके मुख की आकृति या फिर उसके शरीर की आकृति इस वजह से होती है कि वो पांचों दिशाओं में देख सकता है, सामने देख सकता है, पीछे देख सकता है, राइट साइड देख सकता है, लेफ्ट साइड देख सकता है और ऊपर देख सकता है। ऐसे उसकी आंखें होती है, ठीक है ना। वो 5 दिशाओं में देख सकता है, इसके कारण उसको क्या बोला जाता है, तो पंचानन बोला जाता है। पंचानन किसका पर्यायवाची है भाई, शेर का। अब शेर का पर्यायवाची होगा तो समास कौन सा हो जाएगा इसमें, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें संधि पूछी जाए कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो भाई दीर्घ स्वर संधि हो रही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे ये मुखचंद्र है, तो मुखचंद्र में देखे तो मुखचंद्र किसी का पर्यायवाची नहीं है। बोला जाता है कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है ना। तो उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। हाँ, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन किसी को उपाधि नहीं दी जाती भी, मुखचंद्र है वो तो, ठीक है ना। तो ये कौन से समास का उदाहरण है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है भाई। इसमें अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में हो फिर भी मत करना है, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास ऑप्शन में हो फिर भी नहीं करना है इसमें। आप पीताम्बर देखें ना, तो पीताम्बर पीले हुए अंबर जिसके वह है, तो विष्णु को पीताम्बर बोलते हैं, ठीक है ना। और विष्णु के अवतार भगवान राम को पीताम्बर बोलते हैं, या फिर श्री कृष्ण को पीताम्बर बोलते हैं, ठीक है ना। तो पीताम्बर तो पीले वस्त्र धारण करने वाले वह है। और ये जो नीलकंठ होते हैं, नीले होकंठ जिसके, वो है शिव, ठीक है ना। वो इन्होंने विष धारण कर लिया था, या विष पी लिया था, इसके कारण इनके कंठ नीले होते हैं। वैसे नीलकंठ के 2 पर्यायवाची होते हैं, एक तो नीलकंठ शिव को बोलते हैं, एक नीलकंठ मोर को बोलते हैं। मोर के नीले कंठ होते हैं, नीले रंग के कंठ होने के कारण उसको नीलकंठ बोला जाता है। तो बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, मुखचंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं। सुपर्णखा, सुपर्णखा, ये जो सुपर्णखा है ये आरएस में प्रश्न आया था भी, आरएस 2020-21 वाले में आया था शायद ये। सुपर्णखा में संधि छांटिए, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पिछले वीडियोज में अपने देखा था कि जब भी कभी कोई भी संधि पूछी जाए या फिर निम्नलिखित में से कौन सी संधि हो सकती है, तो पहले अपने को क्या करना है, पहले उसका संधि विच्छेद करके देखना है, ठीक है ना। और इसका संधि विच्छेद होता है सूर्प प्लस में नखा, ठीक है ना, सूर्प प्लस में नखा। अब ईरी रहस्य के बाद में ये जो नय आता है ना, तो इस नय का ण हो जाता है, इस वजह से यहां भी व्यंजन है, आगे भी आगे व्यंजन है, सॉरी यहां जो ये स्वर है और स्वर के बाद में आगे क्या आ रहा है, तो व्यंजन आ रहा है। कहीं भी स्वर के बाद में आगे व्यंजन आ जाए तो वो कौन सी संधि होती है, तो वो व्यंजन संधि होती है। सुपर्णखा में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। बहुत महत्वपूर्ण, आरएस में आया हुआ ये प्रश्न। हाँ जी, अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब व्यंजन संधि का उदाहरण और पूछा गया है नहीं है, तो नहीं विशेष तौर से ध्यान रखना। अब जैसे ये षडानन है ना, तो इनके सबके संधि विच्छेद करके देखने हैं भाई, ठीक है ना। पहले भी एक बार ये प्रश्न शायद एक वीडियो में आया हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताओ भी इसमें कौन सा हो सकता है। जैसे ये षडानन है, तो षडानन का संधि विच्छेद होता है षट प्लस में आनन, ठीक है। इसका संधि विच्छेद होता है अभी प्लस में शेक, इसका संधि विच्छेद होता है उपनी प्लस में सद,
उपनी प्लस में सद, और चतुरानन का संधि विच्छेद होता है चतु प्लस में आनन। तो चतु प्लस में आनन से चतुरानन बनता है, तो देखो चतु प्लस में आनन से चतुरानन बन रहा है, इस वजह से चतुरानन में व्यंजन संधि नहीं है, बल्कि कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। हाँ जी, परा उपसर्ग नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2014 के 2016 वाले में, और सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है ये। ठीक है, दोनों भर्तियों में पूछा गया था ये प्रश्न। परा उपसर्ग नहीं है, तो परा उपसर्ग से जैसे क्या है कि पर और परा ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं। ये स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में भी आया हुआ है। ये जो पराजय है ना, और पराजय में तो परा उपसर्ग लग रहा है, जय के परा उपसर्ग लगने से पराजय होता है। ठीक है ना। काष्ठा शब्द के परा उपसर्ग लगने से पराकाष्ठा हो जाता है। मर्ष शब्द के परा उपसर्ग लगने से परामर्श हो जाता है। लेकिन ये जो पराधीन है ना, पराधीन में पर प्लस में अधीन से पराधीन होता है भाई। कैसे होता है ये? पर प्लस में अधीन से पराधीन होता है। और इसमें कौन सी संधि होती है? तो इसमें दीर्घ संधि होती है। ठीक है ना। स्वाधीन, पराधीन, ये शब्द देख लेना। स्वाधीन में दीर्घ स्वर संधि होती है, यण संधि नहीं होती। सु प्लस में अधीन नहीं होता, स्व प्लस में अधीन होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो परा उपसर्ग नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? तो पराधीन में परा उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, अनु उपसर्ग नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है ना। अनु उपसर्ग नहीं है। ये जो अन्वीक्षा है, अन्वेषण है, ये अभी अपने आरएस का पेपर सोल्व किया था 2 दिन पहले, तो अन्वेषण से संबंधित प्रश्न आया था। तो ये अन्वीक्षा, अनुदित, अनुपजाऊ, अनुगमन, तो अनु उपसर्ग नहीं है, ये चीज ध्यान रखना भाई। ये ज्यादातर पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अनु उपसर्ग है पढ़ लेते हैं, बाद में गलत कर आते हैं। जैसे अन्वीक्षा है ना, तो इसका संधि विच्छेद करके देखो, संधि विच्छेद करोगे तो ऑटोमेटिक अपने समझ में आ जाएगा। अनु प्लस में इक्सा से अन्वीक्षा बन रहा है, और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। ठीक है ना। अनुदित में क्या है कि ये दीर्घ संधि के तहत बन रहा है। अनु प्लस में उदित से अनुदित बनता है ये। ठीक है ना। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। ये जो अनुपजाऊ शब्द है, अब अगर इसमें अनु उपसर्ग निकालेंगे तो फिर मूल शब्द क्या बच जाएगा? पजाऊ। पजाऊ मूल शब्द नहीं होता, इसमें तो अनहलंत वाला उपसर्ग लग रहा है, और उपजाऊ शब्द बन रहा है ये। ठीक है ना। तो देखो इसमें कौन सा उपसर्ग लग रहा है? तो अनुपसर्ग लग रहा है। अनुपसर्ग की ये खासियत होती है कि इसके बाद में कोई न कोई स्वर बनता है, स्वर वाला शब्द होता है। ये जो अनुगमन है ना, अब अनुगमन में तो सीधा सही है, अनु शब्द के गमन लगने से, अनुगमन मतलब पीछे चलना, पीछे चलना, पीछे गमन करना, वो क्या होता है? तो अनुगमन होता है। तो अनु उपसर्ग का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुपजाऊ हो जाएगा। अनुपजाऊ में देखने में तो ऐसा लगता है जैसे अनु उपसर्ग है, लेकिन इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अन उपसर्ग है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ए उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ए उपसर्गकार वो भी कौन सा उदाहरण है? नहीं है। तो ये जैसे वासुदेव है, ये वासुदेव है ना, ये वासुदेव होता है श्री कृष्ण का पर्यायवाची। ठीक है ना। और वासुदेव बनता है वसुदेव के ए प्रत्यय लगने से। वसुदेव श्री कृष्ण के पिता थे। ठीक है ना। वसुदेव और देवकी की संतान होने के कारण वसुदेव नंदन, या फिर उनको देवकी नंदन कहा जाता है। ठीक है ना। तो वसुदेव के ए प्रत्यय लगने से वासुदेव बनता है। ये जैसे शौच है, तो ये सूची के ए प्रत्यय लगने से शौच बनता है भाई। सूची का अर्थ होता है पवित्र। ठीक है ना। शौच का अर्थ होता है पवित्र होना। क्या शौचालय जो शब्द बनता है ना, वो जो शौच शब्द होता है, वो शौच शब्द सूची शब्द के ए प्रत्यय लगने से बनता है। ठीक है। जैसे ये सैंधव है, तो सैंधव देखे ना, तो ये सिंधु शब्द है, सिंधु के ए प्रत्यय लगने से। ठीक है। सिंधु से प्राप्त होने के कारण इसको सैंधव कहा जाता है। सिंधु समुद्र का पर्यायवाची भी है। ठीक है ना। और सैंधव घोड़े का पर्यायवाची भी है, और सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। ठीक है। अपने जैसे ये शैथिल्य है ना, अब इस शैथिल्य शब्द में शिथिल के यह प्रत्यय लगने से शैथिल्य बनता है। ये यह प्रत्यय, ए प्रत्यय जहां कहीं भी लग जाते हैं, शुरू में अगर ए होता है तो ए का आ हो जाता है, शुरू में छोटी ई बड़ी ई ए होता है तो आई हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ होता है तो औ हो जाता है, और अगर शुरू में री होता है तो री का आर हो जाता है। ठीक है ना। तो शैथिल्य शब्द किससे मिलकर बना है? तो शिथिल के यह प्रत्यय लगने से क्या बना है? तो शैथिल्य बना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ भी देखना, दोबारा देख लेना। ए प्रत्यय का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो शैथिल्य नहीं है। हाँ जी। वार्ष्णेय शब्द में प्रत्यय है। हाँ जी। ये वार्ष्णेय आरएस मेंस में भी आया था, वार्ष्णेय स्कूल व्याख्याता में भी आया था, ये वार्ष्णेय सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। ठीक है ना।
और वार्ष्णेय शब्द में प्रत्यय है बहुत महत्वपूर्ण। अभी अपने आरएस में कर रहे थे कि पाथेय, मूल शब्द प्रत्यय पृथक कीजिए, वहां पाथेय था, यहाँ वार्ष्णेय है। ठीक है, आजकल ट्रेंडिंग में प्रश्न ऐसे ही चलते हैं। कोई कहता है कि जैसे सर जीके में तो क्या है कि अपने अपडेट रहे, करंट जीके के प्रश्न से रिलेटेड जीके पूछा जाता है, या फिर राजस्थान में देखें तो राजस्थान के नए जिले बनने के कारण हमें नया जीके पढ़ना पड़ता है। लेकिन व्याकरण के तो सर हमारे क्या है कि खासकर हिंदी के या फिर कोई टॉपिक है, खासकर हिंदी तो सर चेंज ही नहीं होती। लेकिन हिंदी में ट्रेंडिंग में आजकल क्या चल रहा है मूल तौर से, ठीक है ना, आजकल प्रश्न वो नहीं रहे कि सीधे से पूछे जाते थे। हाँ भाई, सुंदरता में प्रत्यय छांटिए, तो सबको पता है सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है, सुंदरता में ता प्रत्यय होता है। ऐसा पेपर में कभी नहीं आता आजकल। आजकल पेपर का पैटर्न है ना वो चेंज हो गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। वार्ष्णेय शब्द में प्रत्यय है तो वार्ष्णेय शब्द बनता है वृष्णि के ए प्रत्यय लगने से। हाँ जी, वृष्णि के ए प्रत्यय लगने से वार्ष्णेय बनता है। अभी मैं बता रहा था कि यह प्रत्यय, ए प्रत्यय, छोटी प्रत्यय, बड़ी प्रत्यय, इक प्रत्यय, ए प्रत्यय, अयन प्रत्यय और आयन प्रत्यय जहां कहीं भी लग जाते हैं तो शुरुआत में अगर ए होता है तो आ हो जाता है, छोटी ई बड़ी ई ए हो जाता है तो आई हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ होता है तो औ हो जाता है, और अगर शुरू में री होता है तो री का आर होता है। ठीक है ना, तो वृष्णि के ए लगने से री का आर बन जाएगा ये। तो ये जो रे यहां चला जाएगा, ए शब्द ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, तो इसमें ए प्रत्यय जुड़ रहा है। ये याद रखना, वार्ष्णेय में कौन सा प्रत्यय है, ए प्रत्यय, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये शब्द आपके पेपर में रिपीट हो सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। वार्ष्णेय, वार्ष्णेय किसका पर्यायवाची होता है, तो वार्ष्णेय श्री कृष्ण का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना, वृष्णि, वृष्णि का अर्थ क्या होता है, तो यादव होता है भाई। ठीक है ना, और यादवों की संतान होने के कारण वार्ष्णेय किसको कहा जाता है, तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। याद रखना, सारे के सारे शब्द शुद्ध सब महत्वपूर्ण है भाई। आगे देखो, प्रत्यय विज्ञान शब्द में उपसर्ग है, एक तो प्रति उपसर्ग जुड़ रहा है, ठीक है ना, एक प्रय उपसर्ग जुड़ रहा है, एक अन उपसर्ग है, एक प्रत्यय प्रय प्लस में अभी उपसर्ग है। अब प्रत्यय विज्ञान है ना, इसका संधि विच्छेद कर लो, अपने सारे के सारे उपसर्ग समझ में आ जाएंगे। तो प्रत्यय विज्ञान शब्द है प्रति के और अभिज्ञान लगने से ये प्रत्यय विज्ञान बन रहा है। प्रत्यय विज्ञान, प्रति के अभिज्ञान लगने से क्या बनता है, तो ये प्रत्यय विज्ञान बनता है। तो प्रत्यय विज्ञान बनता है और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। देखो उपसर्ग कौन सा जुड़ रहा है, तो प्रति उपसर्ग जुड़ रहा है। ऐसे नहीं है कि इसमें ये प्रय प्लस में अभी है, प्रय प्लस में अभी नहीं होगा। तो प्रत्यय विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। हाँ, ये हो सकता है, एक तो प्रति उपसर्ग और एक क्या हो, तो अभी उपसर्ग हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग छांटिए या फिर प्रत्युपकार शब्द में संधि छांटिए। दोनों प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। इसका संधि विच्छेद करें ना, इसका संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस में उपकार से ये प्रत्युपकार बनता है। प्रत्युपकार, उपकार के बदले किया गया जो उपकार होता है उसको प्रत्युपकार बोलते हैं। उपकार के बदले किया गया उपकार को प्रत्युपकार, और अपकार के बदले किया गया अपकार उसको बोलते हैं प्रत्यपकार। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। ठीक है ना, कौन सी संधि है, तो यण संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प्रति प्लस में उपकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, पंचवटी में समास है, 5 वटों का समूह है। ठीक है, 5 वट वृक्षों का समूह है। जो 5 वटों का समूह है तो पहला पद संख्यावाची होने के कारण आपको ऐसे लग रहा है जैसे इसमें द्विगु समास होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना कि जब भी आपको 2 समास लगे रहे, एक समास बहुरी समास हो और वो समास कोई उपाधि हो या फिर कोई विशेष शब्द हो, इसमें अपने तीसरा पद हो सकता है, कोई उपाधि हो सकती है, तो उसमें बहुरी समास करना चाहिए। ठीक है ना, और इस पंचवटी में 5 वटों के समूह है और 5 वटों का समूह जहां है वो मध्य प्रदेश का एक स्थान है भाई। ठीक है ना, एमपी का एक स्थान है, वहां इसमें उसको पंचवटी बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश के एक स्थान होने के कारण इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें बहुरी समास हो जाएगा। हाँ, ये है कि इसमें अगर बहुरी समास ऑप्शन में नहीं आया फिर कौन सा करना है, तो इसमें द्विगु समास करना है। अगर बहुरी समास ऑप्शन में नहीं आया तो फिर कौन सा करोगे, तो इसमें द्विगु समास करेंगे। ठीक है ना, अगला देखते हैं, गजानन में समास है। अब गजानन सीधे से आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि गजानन किसे कहते हैं। अगर आपको ये पता लग गया कि गजानन किसे कहते हैं तो समास ही समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, गजानन का संधि विच्छेद करके देखो, गज प्लस में आनंद से मिलकर बनता है। अब अपने देखते हैं कि समास का प्रश्न कर रहे हैं, संधि है। थोड़ी देर पहले उपसर्ग का प्रश्न कर रहे थे और कर रहे थे संधि।
तो गज प्लस में आनन से मिलकर बनता है गजानन। अब ये जो गजानन है, अब गजानन गज प्लस में आनन, गज का अर्थ होता है हाथी, आनन का अर्थ होता है मुख। हाथी जैसे मुख वाले या फिर हाथी का मुख हो, वो कौन होते हैं? तो वो गणेश जी होते हैं। और गणेश जी होने के कारण तीसरा पद प्रदान हो रहा है। तीसरा पद प्रदान होने के कारण कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? एक बार ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे देखो, मातृ प्लस में अंश से मिलकर बनाया शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है ना? ये मातृ प्लस में अंश से री के बाद में ए समान स्वर आ जाए तो इस री का है ना, इस ए समान के कारण इस री का रे बन जाता है। बाद में ध्वनि देखो किसकी लग रही है? तो ये ए अनुस्वार और श, री के बाद में ए समान स्वर लगने से री का रे हो जाता है। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये यण संधि का उदाहरण है भाई। ठीक है ना? कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये तो यण संधि का उदाहरण है। अगर इसमें देखें कि मातृ प्लस में अंश से मिलकर मात्रंश बन रहा है, ठीक है, तो ये मात्रंश शुद्ध है। और कौन सी संधि आई? तो कौन सी संधि करना है आपको? यण संधि करना है। ठीक है ना? कौन सी संधि होती है? तो यण संधि होती है। अगला देखते हैं, दुर्व्यवहार में उपसर्ग बताइए। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, दुर्व्यवहार में उपसर्ग बताइए। अब दुर्व्यवहार में उपसर्ग है, अपने को ये बताना है कि दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग है। आजकल वाले प्रश्न है ट्रेंडिंग में ऐसे ही चलते हैं। ऐसे नहीं पूछा जाता कि दुर्व्यवहार में उपसर्ग कौन सा है, ऐसे पूछा जाता है कितने उपसर्ग है। और जब कितने उपसर्ग है ना, तब आपको संधि विच्छेद करना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना? संधि विच्छेद करेंगे तो उसके साथ ही पता लगेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग हो सकता है। जैसे ये दुर्व्यवहार है, तो दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद करें तो दु प्लस में व्यवहार से मिलकर दुर्व्यवहार बनता है। और ये जो व्यवहार है, इसका संधि विच्छेद वी प्लस में अवहार से मिलकर व्यवहार बनता है। अब देखो, तो व्यवहार बनता है तो इसमें एक तो हार मूल शब्द है, एक तो उपसर्ग लग रहा है, अब एक लग रहा है वी, और एक ये जो विसर्ग वाला कभी भी उपसर्ग नहीं होता, ये याद रखना। अगर कोई विसर्ग आ जाए ना, तो विसर्ग की जगह कौन सा उपसर्ग होगा? तो दुरुपसर्ग होगा। तो इसमें तो कौन सी संधि है? इसमें तो विसर्ग संधि है। ठीक है ना? और इस व्यवहार शब्द में संधि कौन सी है? तो ये इसमें यण संधि है भाई। कौन सी संधि है? तो यण संधि है। हाँ जी, दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग है? तो देखो, एक तो ये अव उपसर्ग है, एक हो जाएगा, एक ये वी उपसर्ग है, दो हो जाएगा, और एक ये दुर उपसर्ग है। कितने उपसर्ग है? देखो, इन कॉलेज व्याख्याता में प्रश्न पूछा गया था, ये सेकंड ग्रेड में भी आया था, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। ठीक है, आपको लेवल में ऐसी तैयारी शुरू करवा रहा हूँ, ऐसी तैयारी होगी आपकी। अगर आपने पहले हिंदी कभी भी कहीं से भी कोई से भी सर से पढ़ी होगी, कोई से भी इंस्टीट्यूट से पढ़ी होगी, लेकिन क्या है कि आपके लिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा कारगर है। अगर ये वीडियो देखोगे तो इस वीडियो से क्या है कि आपके तैयारी का पता लग जाएगा भी हम कहाँ तक तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न यहाँ तक पूछे जाते हैं ऐसे। आज का जो अपने इस क्लास का अंतिम प्रश्न करते हैं कि अप्रत्याशित में उपसर्ग है, अप्रत्याशित में उपसर्ग है। अब अप्रत्याशित में उपसर्ग है, अभी मैं बता रहा था कि चाहे संधि के प्रश्न हो, चाहे समास के प्रश्न हो, चाहे उपसर्ग के प्रश्न हो, पहले पहले आपको संधि करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना? और ऐसे प्रश्न भी आजकल ट्रेंडिंग में आए चल रहे हैं। जैसे ये अप्रत्याशित है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो ए प्लस में प्रत्याशित, ठीक है ना? और प्रत्याशित का संधि विच्छेद प्रत्याशा प्लस में इत प्रत्यय लग रहा है, ये इत तो यहां प्रत्यय है, और ये जैसे प्रत्याशा शब्द है, इसका संधि विच्छेद हो रहा है प्रति प्लस में आशा, तो ये तो मूल शब्द है। ठीक है ना? इसमें प्रति उपसर्ग भी है और इसमें अ उपसर्ग भी है। देखो, इसमें प्रति उपसर्ग भी है और इसमें अ उपसर्ग भी है। राजस्थान एसआई 2011, राजस्थान एसआई 2015, अभी स्कूल व्याख्याता के पेपर में पूछा गया था कि इसमें उपसर्ग कौन कौन से हैं, और एक राजस्थान एसआई के पेपर में आया था कि इसमें मूल शब्द कौन सा है। ठीक है ना? अप्रत्याशित में मूल शब्द कौन सा है? तो मूल शब्द, किसी भी मूल शब्द के पूर्व में लगने वाले तो प्रत्यय होते हैं, किसी भी मूल शब्द के बाद में लगने वाले, पूर्व में लगने वाले तो उपसर्ग होते हैं, और किसी भी मूल शब्द के बाद में लगने वाले या पश्चात लगने वाले प्रत्यय होते हैं। तो इसमें इत तो प्रत्यय लग रहा है और प्रति और अ उपसर्ग लग रहा है। ठीक है ना? तो कौन कौन से उपसर्ग हो जाएंगे? अ और प्रति हो जाएगा। अगर इसमें मूल शब्द देखा जाए कौन सा है, तो आशा है। राजस्थान एसआई के एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं ये जितने भी प्रश्न आपको करवाए हैं 15 के 15 आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होंगे। ये वीडियो जाते जाते एक बार अपने मित्रों को, जो भी अपने तैयारी कर रहे हैं, जो भी हिंदी सीखना चाहते हैं, या जो हिंदी सीखे हुए हैं, या जिनकी तैयारी शुरू हुई है, या फिर जिनकी तैयारी चल रही है, या फिर जिनकी तैयारी पीक पे है,
ठीक है, जो ऐसे सोचते हैं ना कि मेरी बहुत जबरदस्त तैयारी है, वो भी इन वीडियो को देखना, ताकि उनके लिए भी फायदा होगा। भी आजकल प्रश्न क्या बन रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, विद्यार्थी होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी नुकसान कर लेते हैं। तो ये पड़े हुए प्रश्न है, ये आपके 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके फायदा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो एक बार इस चैनल को, मेरे चैनल को हिंदी विद संदीप सुडा को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले जो वीडियो है वो भी आप तक पहुंचते रहें। और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। कहते हैं कि घंटी बजा देना भाई, ठीक है ना, घंटी बजा दोगे ना, टन 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 की घंटी बजा दोगे, तो जब भी वीडियो आएगा तो टन 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 बजाएगा। और बाकी शेयर करना, अपने स्टेटस में इसको शेयर करना। और इसके अलावा जितने भी अपने दोस्तों को, जहाँ भी लाइब्रेरी में बैठे हो, जहाँ भी कहीं भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी रूम लेके पीजी में जहाँ भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ इस वीडियो को दूसरों को भी दिखाना और ये प्रश्न भी पूछना कि सर ने ये प्रश्न बताया, इसका उत्तर क्या हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।